हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम मिलके नॉवल का पार्ट नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 6 घंटों से वह वक्फे वक्फे से हयाम के मोबाइल पर कॉल कर रहा था, लेकिन रिंग के अलावा कोई जवाब मसूल नहीं हो रहा था। अब तो वो कंडीशन आ गई थी कि वो कॉल कर करके थक सा गया था। कराची की फ्लैट लेकर वह यहाँ पर पहुंच गया था। लाहौर में बामुश्किल उसने 1 घंटे स्टे किया था और अब रात के 3:30 बज रहे थे। रात 9 बजे से वो हयाम को कॉल और मैसेज कर रहा था, बट नो रिप्लाई का टैग देखकर वह परेशान सा हो गया था। कमरे में बेड पर लेटे उसे शिद्दत से हयाम की कमी महसूस हुई थी। दूसरी साइड हाली देखकर उसका दिल बढ़ सा गया था। चेहरे पर गम से तासरात थे, जैसे अभी उसका जब जवाब दे जाएगा। सुबह हयाम का रद्दमल देखकर उसे शदीद तकलीफ हुई थी और फिर किस बेदर्दी से उसने जामिन को दूर किया था, ये सोच सोचकर उसका दिमाग मौफ हो रहा था। क्या उसने इतनी बड़ी गलती हो गई थी? वो सोच सोच के आधा हो गया था। दिन में दो दो फ्लैट्स लेना और फिर भी थकन के बावजूद भी उसे नींद नहीं आ रहे थे। इस्लामाबाद आए हुए उसे एक दिन हो गया था। आज उसकी एक मीटिंग थी। मीटिंग में जाने के लिए वह तैयार हुआ था। कयाम उसका होटल में हुआ था। गाड़ी की चाबी, मोबाइल और डॉक्यूमेंट्स लेकर वह रूम लॉक करके बाहर आया था। पार्किंग में पहुंचकर उसके कार का दरवाजा खुला था और बैठा था। अभी वो ड्राइव ही कर रहा था जब उसका मोबाइल जोरों शोर से बज उठा था। उसने बिना देखे इग्नोर किया था कि मारिया ही होगी। मारिया से भागते हुए तो वो यहाँ पर सुकून की तलाश में आया था। मोबाइल बजते बजते बंद हो गया था। कुछ मिनट बाद फिर कॉल आने लगी थी। उसका ठंडा नरम मजाज पल में गर्म हुआ था। मोबाइल डैशबोर्ड से उठाकर यस का ऑप्शन से कान लगाया था। व्हाट रबिश, वह दरश्त लहजे में बोला था। अभी से इतना गुस्सा? अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है। दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज गूंजी थी। वह समझा था कि मारिया है, लेकिन मर्दाना आवाज सुनकर उसके कान से फोन हटाकर देखा तो अनजान नंबर था। हुज देयर? ड्राइविंग करते हुए वो आराम से बोला था, यार बरहान भाई। भाई इसलिए कह रहा हूँ कि हम दोनों के दुख बराबर के हैं। वो मौका मिलने पर बोला था, कौन हो आप और मेरा नाम कैसे जानते हो? वो उलझा सा था। छोड़ दो कि मैं कौन हूँ, लेकिन देखो तुम मुझ में और तुम्हें अब अच्छे से समझ सकता हूँ। तुम्हारे लिए दुख सा महसूस कर रहा हूँ कि तुमसे तुम्हारी हयाम को छीना। मर्दाना आवाज पर चौंका था। क्या बकरी हो? अब तो वो तपा था। उसे हयाम के बारे में कैसे पता था? तुम्हारी बारात के दिन तुमसे तुम्हारा प्यार छीना, माफ करना, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे बाद हयाम मेरी भी नहीं रहेगी। न जाने कौन बेगैरत था कि हयाम को इस कदर बदनाम और बर्बाद करने के बाद भी उसे शादी कर बैठा। मैंने तो ऐसी चाल चली थी कि हयाम को कोई भी मुंह ना लगा था, लेकिन वो तो नेक फरिश्ता था जिसे हमदर्दी थी कि मुझसे मेरी हयाम को लेकर गया। मैंने खुद को बहुत रोका कि तुम्हें कुछ न बताऊं, लेकिन अब नहीं रहा जा रहा मुझसे इस तरह। तुम तो बस गए थे, तुम्हारी शादी हो गई थी, लेकिन मैं तो रह गया ना अधूरा। तुम्हारी बीवी एक नंबर की आवारा औरत है, लेकिन अब तो उसने मेरे साथ मिलकर ऐसी चाल हयाम के खिलाफ चली कि हयाम जीते जी मर जाएगी। और तो और वो नेकी का फरिश्ता भी उसे खड़े खड़े तलाक के 3 लफ्जों से आशना करवा देगा। अच्छा आखिरी बात, अभी बीवी मारिया, बरहान को मेरी तरफ से सलाम देना और बताना कि सलमान ने सलामती भेजी है। अपने मतलब की बात कहकर वो कॉल काट चुका था, लेकिन बरहान तो सुनकर अपने होश गवा बैठा था। उससे गाड़ी की रफ्तार बढ़ी थी। उसका पूरा जिस्म कपकपास आ गया था। दिमाग बंद हुआ था। चेहरा पसीने से नहाया हुआ था। स्टीयरिंग से हाथ हटे थे और ब्रेक पार से पाउंड लूज हुआ था। होश में वो तब आया था जब सामने जाते ट्रक से उसकी नजर टकराई थी। उसका बंद दिमाग इतनी जल्दी न चल सका था। दोबारा उसने स्टीयरिंग थामी थी और गाड़ी को ब्रेक करना चाहा, लेकिन उसे कुछ न हुआ था। बामुश्किल उसने गाड़ी को टर्न किया था, जिसके बाद गाड़ी रोड से जंगल की तरफ गिर गई थी और बड़े दर्द के साथ जाकर टकराई थी। उसका सांस ट्रेन पर जाकर लगा था। एक्सीडेंट इतना शदीद हुआ था कि कुछ लम्हों में ही उसका पहले से बंद हुआ दिमाग पूरा बंद हो गया था। चंद मिनटों में ही उसे अपना तवाजन खो दिया था। डॉक्टर, क्या ज्यादा सीरियस कंडीशन है? इतना सीवियर तो एक्सीडेंट ना था। जैसे डॉक्टर रूम से बाहर आया था, वो डॉक्टर के पास आकर परेशानी से बोलती। इन 2 घंटों में वो अच्छी खासी परेशान हो गई थी। वो हयाम को यूनिट ड्रॉप करके ऑफिस की तरफ जा रही थी जब रास्ते में एक्सीडेंट देखकर वो हॉस्पिटल चली आई थी। होश में आने में वक्त लगेगा। सवेरे एक्सीडेंट था। पेशेंट के दिमाग पर काफी चोटें आई हैं, स्टिचेस लगा दिए गए हैं, वो कहकर आगे बढ़ गए थे। जबकि वो जिया घड़ी में टाइम देखने लगी थी, जहाँ पर 2 बज रहे थे। डॉक्टर की बात सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे ऑफिस में पहुंचना था। वहीं बेंच पर बैठकर होश में आने का इंतजार करने लगे थे। शाम तक होश न आया तो वो उठी थी और डॉक्टर के पास वापस गई थी। डॉक्टर को अपना कार्ड दिखाकर साथ चंद हदायत करके अब वो बाहर की तरफ बढ़ती। अगर पेशेंट को होश आ जाता है तो फिर भी आप उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। मैं कल आकर मिलूंगी। कैसा गुजरा मेरी बेटी का पहला दिन? वो पहली दफा खुद से लॉन्च में आई थी, जहाँ पर खाने के बाद अदील साहब और तानिया बेगम बैठे होते। अदील साहब उसके गिद्ध बाजू की अपने साथ लगाए बैठे थे, जबकि हयाम उनके शफकत बड़े हुए अंदाज, मोहब्बत बड़े हल्के में मौजूद खुश थे। खुद में सुकून उतरता हुआ महसूस करती। अच्छा गुजरा?
وہ متصر بولی تھی۔ وہاں لنچ بھی کیا آپ نے؟ کچھ کھایا آپ نے؟ ان کا دوسرا سوال تھا۔ جوس لیا تھا۔ ابھی وہ اتنا بولی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ ڈائٹ اچھی لیں، لنچ بھی تو دیا تھا نا آپ کو، وہ بھی نہیں کھایا؟ تانیہ بیگم تعصب سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ مجھ سے نہیں کھایا جاتا اتنا، وہ نظر جھکا کر شرمندگی سے بولتی۔ کچھ بننا ہے تو کھانا تو پڑے گا نا، اب دیکھ لیں، ہم ایسے تو بزنس مین نہیں بنے نا، ہم نے جی جان سے ڈٹ کر کھایا ہے ہر کچھ، وہ اس کو سمجھاتے ہوئے بولتے۔ لیکن ڈیڈ، اچھا میں کوشش کروں گی، وہ کچھ بولنے لگی تھی لیکن پھر چپ ہو گئی تھی۔ تبھی عدیل صاحب کا فون رنگ کرنے لگا تھا۔ زامن کی کال دیکھ کر وہ مسکرائے تھے۔ ہاں برہودار پہنچ گئے، وہ حشاش پشاش لہجے میں بولتا، جبکہ ساتھ بیٹھی حیام کا دل سکڑ کر رہ گیا تھا۔ اس کے ذکر سے اس کا دل لرز سا گیا تھا، دل بڑھنے لگا تھا۔ ڈیڈ میں کل ہی پہنچ گیا تھا، خیر مجھے ایک بات کرنی ہے بہت ضروری، پلیز آپ ہی مدد کر سکتے ہیں، وہ جلد بازی سے بولتا۔ سن رہا ہوں۔ دارام کو لاہور میں ایک لڑکی پسند آ گئی ہے اور اب اس سنڈے آپ کو اور مام کو لاہور آنا ہے، اس لڑکے کے گھر پرپوزل لے کر جانا ہے اور نکاح کی ڈیٹ فکس کرنی ہے۔ تم دونوں پاگل تو نہیں ہوگے، ہر الٹا کام مجھ سے کرواتے ہو، وہ ترہیش سے بولے تھے۔ ڈیڈ ہمارا رشتہ تو آپ ہی لے کر جائیں گے نا، اگر نہیں آنا تو بتا دیں، دارام کو بتا دیتا ہوں، اور پھر آپ سگے پرائے میں فرق کر رہے ہیں، میرے لیے بھی تو اتنا کچھ کیا نا، سامنے نے بلیک میل کیا تھا، اوکے آ جاؤں گا، اب ایسی باتیں نہ کرو، تم دونوں برابر ہو میرے لیے۔ اچھا ڈیڈ، وہ لڑکی حیام کی دوست ہے، سامیہ ہے، سارا کام دارام خود کر چکا ہے، بس آپ نے نیک کام کرنا ہے۔ واٹ؟ یہ تم سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل رہا ہے؟ وہ کچھ بھی الٹا سیدھا بولنے سے احتیاط کرتے کیونکہ حیام ان کے ساتھ لگی بیٹھی ہوتی، جبکہ وہ تانیہ بیگم چائے لینے چلی گئی تھی۔ ڈیڈ اچھا بندہ ہے، خوش رہے گی لڑکی، اب حیام سے میری بات کرا دے ڈیڈ، اس کا فون آف جا رہا تھا، پلیز ڈیڈی اس کی مدد کر سکتے تھے۔ اوہ تو ابھی سے یاد ستا رہی ہے، وہ ہولے سے مسکرائے تھے۔ رات کو نیند نہیں آتی اکیلے، اب کل بھی نہیں سویا میں ڈیڈ، وہ افسردگی سے بولا تھا۔ ویسے بھی حیام اپنا فون ہی اس کی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی، یہی ایک راستہ تھا۔ اوکے یار دے رہا ہوں فون، ساتھ ہی ہے میرے، وہ حیام کی طرف فون بڑھا چکے تھے۔ سامن بات کرنا چاہتا ہے آپ سے، حیام نے ان کی طرف دیکھا تھا تو وہ بولے تھے۔ حیام نے ان کے سامنے بامشکل فون تھاما تھا۔ السلام علیکم، ڈیڈ کے سامنے بیٹھی خطبہ ضبط کرتے اس نے سلام کیا تھا۔ دوسری طرف زامن کے سین کو سکون ملا تھا، اس کے پاس میں ایک ایسا سکون تھا کہ وہ آنکھیں موت گیا تھا۔ اب لب مسکرائے تھے۔ تمہاری محبت میں پگھل رہا ہوں، تمہاری ناراضگی سے تڑپ رہا ہوں، تمہارا رونا مس کر رہا ہوں، تمہارا لمس محسوس کر رہا ہوں، کیوں میری جان کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ وہ آنکھیں بند کیے بولا تھا جیسے ابھی وہ اس کے پاس اس کے نزدیک بیٹھی ہو۔ ٹھیک ہوں میں، آپ کیسے ہیں؟ ڈیڈ اس کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے تو وہ نظر انداز کر کے کچھ اور بولی تھی۔ کمرے میں جاؤ حیام۔ دوسری طرف زامن اٹھ کر بیٹھا تھا اور حیام کو تحکم بڑے انداز میں بولا تھا۔ اٹس فائن، سب نے کھانا کھا لیا ہے۔ وہ مزید اس کو ہلکان کرنے کی کوشش میں تھی جہاں اس کے ضبط آزما رہی تھی۔ جان پلیز ایسا نہیں کرو، کیوں معصوم بیوی سے تم ظالم بیوی بن رہی ہو؟ وہ بالآخر افسردگی سمیت بولا تھا۔ آپ کے سر میں درد ہے، آپ ٹیبلٹ بھی کھا چکے ہیں تو نیند پوری کریں، میں صبح بات کروں گی، خیال رکھیے گا۔ وہ بات کو لمبا چوڑا کیے بنا بہت ہی مہذب انداز سے ڈیڈ کی طرف مسکرا کر دیکھنے کے بعد بولی تھی۔ ڈیڈ یہ لیں، وہ فون بند کرتی انہیں دیتے ہوئے بولتی۔ بات تو کر لیتی، تم نہیں ہو تبھی اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ وہ فون لیتے ہوئے بولے تھے۔ ڈیڈ میں اپنے فون سے کر لوں گی، اب روم میں جا کر آپ بھی آرام کرے۔ صوفے سے اٹھتی بھی وہ گویا ہوئی تھی۔ صبح کے 6 بج کے قریب اس کی آنکھیں واہ ہوئی تھی، مدی ہوئی آنکھوں سے اس نے آس پاس دیکھا تھا جہاں پر کوئی نہیں تھا۔ ابھی خود تو بیدار ہوا تھا لیکن اس کا دماغ بیدار نہ ہوا تھا۔ ابھی وہ کچھ محسوس ہی کرنا چاہتا تھا جب ایک دم روم کا دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر آئی تھی۔ برہان کی نظر سامنے دروازے پر پڑتی اور پھر دروازے سے اندر داخل ہوتی ہوئی لڑکی پر پڑتی۔ بلیک جینس پر بلیک ٹی شرٹ پر وہ براؤن شال ایک کاندھے سے لاپرواہی سے ڈالے ہوئے، اپنے کاندھوں تک آتے سنہرے بالوں کو ہائی پونی ٹیل بنائے ہوئے اس کے سامنے اب بیٹھ کے قریب کھڑی تھی۔ کیسا فیل کر رہی ہو اب؟ اسٹول پہ بیٹھی ہوئی اس کے بالکل سامنے وہ پوچھنے لگی تھی۔ سوری، فرحان کو لگا شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ ہائی آئی ایم سوری، میں نے اپنا تعارف تو کروایا ہی نہیں ہے، میرا نام وجیہ ہے اور کل آپ کا جب کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا تو میں ہی آپ کو ہاسپٹل لائی تھی اور اب جب آپ کو ہوش نہیں آیا تھا تو میں ہی یہاں تھی۔ وہ بنا کسی تکلف سے بولی تھی۔ شکریہ، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ آپ مجھے اپنا ایڈریس بتا دیں، میں آپ کی فیملی کو کال کر سکتی ہوں۔ بہت شکریہ، میں خود کر لوں گا۔ وہ مزید اس کی مدد نہیں لے سکتا تھا۔ ویل اوکے، وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ پلائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہے، وہ دل میں سوچ کر آ گئی تھی۔ آپ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں، میں منی ٹرانسفر کر دوں گا۔ اگین تھینکس، وہ اس کا جاتا ہوا دیکھ کر اب جلدی سے بولا تھا۔ ناٹ اے بگ ڈیل، ٹیک کیئر، زبردستی کی مسکراہٹ سے جا کر وہ بولی تھی اور بنا اس کی طرف نظر ڈالے ہوئے وہ باہر چلی گئی تھی۔
मतलब क्या करते फिर रहे हैं आपके दोनों बेटे? हम माँ बाप तो ऐसे ही सिर्फ पालने के लिए ही थे। जब से मेच्योरिटी की एज पर आए हैं तब से सारे फैसले खुद करने लगे हैं। मैं अपनी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे रही हूँ बस। नाश्ते की टेबल पर बैठी वो बिगड़ गए थे। अदील साहब ने जब उन्हें दाराम के कारनामे बताए तब से वो गुस्से में थे। हयाम बैग लेकर डाइनिंग टेबल पर आई थी। बैग एक कुर्सी पर रखकर खुद तानिया बेगम के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गए थे। गुड मॉर्निंग। वो प्लेट लेती हुई बहस में दाल कर गए थे। मॉर्निंग। आज वजिया तो जल्दी चली गई है, आपके डैड ड्रॉप कर देंगे आपको। थोड़ी देर पहले वाला गुस्सा बोलकर वो हयाम की तरफ मतवज्जो हुई थी। अच्छा, वो नॉर्मली बोली थी, आप लाहौर चली जाएंगी ना हमारे साथ? अदिल साहब तानिया बेगम के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए उससे बोले थे। क्यों हैरियत? वो मतवज्जो हुई थी। आपके दोस्त के घर। वो महजूज से होते हुए थे। क्यों? वो उलझन अमेज नजर से उन्हें देखने लगी थी। आपके दोस्त के घर रिश्ता लेकर जाना है, इसलिए आपके डैड इनवाइट कर रही हैं आपको। तानिया बेगम उनसे पहले ही हयाम से बोलती। रिश्ता? उसकी जबान हिकलाई थी। दाराम को आपके दोस्त बहुत ही पसंद है। इवन वो बहुत ही पहले सब प्लान कर चुके थे, बस हमें अपनी शक्ल दिखानी है सामिया के डैड को। वो जल कर बोले थे। क्या कह रही हैं आप? वो उलझ कर आएगी थी। बस आप ये बता दें कि चलेंगे कि नहीं। अदिल साहब असल मुद्दे पर आए थे। डैड, मुझे तो ऑफ नहीं मिलेगा ना, आप लोग ही मिलकर आ जाएं। उसे शायद लगा था कि जामर के साथ वहां पर मौजूद होगा, सो वो बहाना बनाकर मना कर गए थे, जबकि उसका सामना वो अभी बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। बाय द वे, कब जाएंगे आप लोग? कल सुबह निकलेंगे। तानिया बेगम कुर्सी से उठते हुए बोलती। तुम्हारी माम बहुत ही नाराज होती हैं। सारी जिंदगी उन्हें मनाते हुए गुजरी है, लेकिन अब तो उन्हें ठीक हो जाना चाहिए। मेरे बेटों में भी न जाने ये गुस्सा है या नहीं। अदिल साहब पहले ही मायूसी और फिर चहका बोले थे। उनकी आखिरी बात पर हयाम घबरा सी गए थे। मेरा मतलब है, जामिया तुम्हें जरूर मनाता तो होगा ना, आहर मेरा बेटा है। वो फहर से बोलते। डैड, आपके बेटे के बे इंतहा नहरे हैं। वो तासब से अफसुदगी से बोले थे। इतना टार मेरा मतलब है तंग करते हैं। वह कहते कहते रुकी थी और फिर बात बदल गई थी। क्या वाकई? अदिल हमदानी हैरान से हुए थे। नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ। वह नाराज नजर से उन्हें देखने लगे थे। अब बिल्कुल भी टार मेरा मतलब है तंग नहीं करेगा। वो उसी के अंदाज में बोले थे, जबकि हयाम हंसने लगे थे। लाहौर के क्लब्स तो वो लॉक करवा चुके थे, लेकिन जबकि इस लड़की को जामिन ने अपनी कैद में रखा हुआ था, वो उससे इंफॉर्मेशन लेना चाहता था, लेकिन वो किसी भी सूरत से उसे कुछ भी बताने के हक में ना थी। उसको उसके हाल पर छोड़ के वो अगले दिन सुबह ही कराची को छाने निकला था, जबकि दाराम भी उसके साथ ही था। बेड पर लेटा मुस्तकिल वो सलमान नामी लड़के के बारे में सोच रहा था। एक पूरा दिन, एक पूरी रात उसने हॉस्पिटल में गुजारी थी। इतना सोचना इस वक्त उसके लिए ठीक ना था। तकीबा सारा के वो फिर भी सोचों में गुम था। उसने हयाम के साथ क्या कर दिया था, उसे सबसे ज्यादा इस चीज का दुख था। आंखों के किनारे उसके बीच चुके थे और तकिए में जज्ब हो चुके थे। जबकि मारिया का सोच कर उसका जहन बंद होने लगा था। कितनी घटिया हो तुम। अगर वो सब सच हुआ तो मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगा तुम्हें फारग करने में। उसका मजाज बहुत ही बुरी तरह से बदल चुका था। वो जो उससे पहले ही बुरी लगती थी, अब ज्यादा जहर लगने लगी थी। बाबा, क्या जल्दी है आपको इतनी मेरी शादी करने की? मैं बता रही हूँ, नाराज हो जाऊंगी आपसे। वो जब रात के खाने पर टेबल पर आए तो वो हारसी अंदाज में बोलती। खाना खा लो पहले। वो खाना लगाते हुए बोलते। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, बता रही हूँ आपको। वो फिर बोली थी। तुम्हें क्या बुरा लग रहा है इसमें? 20 साल की हो गई हो ना, इस उम्र तक लड़की की शादी हो जाती है। मैं तुम पर कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई पसंद है कहीं भी कैसे भी तो मुझसे शेयर करो, उसके बारे में फिर मैं बात करेंगे। अगर तुम कुछ नहीं बताओगी तो मैं ही कुछ सोचूंगा ना। वो तफसीली अंदाज में से समझाते हुए बोलते। उसे पहले ही वो फ्री हैंड दे चुके थे। बाबा यार, मुझे कोई भी कैसे पसंद आ सकता है? मेरे आइडियल तो आप हैं। जो आप पसंद करेंगे ना वो मेरे लिए ऑफ कोर्स बेस्ट होगा, बट अभी मुझे पढ़ने तो दें। वो रोने को हुई थी। पढ़ाई सारी जिंदगी होती रहती है बेटा। अब कल तुम यूनी नहीं जाओगी, और जाओगी तो जल्दी आ जाओगी, 2 बजे तक आ जाऊंगी। और कुछ बता दें कि क्या इत्माम करूंगी उनके लिए। वो प्लेट में चावल निकालती हुई बोलती। मैं बाहर से लेकर आऊंगा, तुम परेशान मत हो बस। वो अब उसको नॉर्मल अंदाज में देखकर मुस्कुराकर बोलते। मजबूरन सामिया को भी मुस्कुराना पड़ा था। उफ यार, तो गाड़ी को साइड में तो लगाना। रात के स्पैर वो सुबह से इधर से उधर फिर रहे थे। कहाँ अब भी कुछ रह गया है क्या ढूंढने को? सामने झुंझला कर आ गया था। हाँ यार, वहाँ कुछ है। वो जैकेट पिछली सीट से उठाकर जल्दी से बाहर निकला था। कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गई है इसे, हर चीज में इतनी जल्दी। वो चाबी निकालता हुआ अपनी जैकेट थामता हुआ बाहर निकला था। बाहर इतनी सर्दी थी कि उसे जैकेट पहननी पड़ी थी। वो दोनों चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे।
यार वो लड़की इतनी बेहया है, मुझे अपने साथ बेडरूम में लेकर गई और वहाँ अल्लाह माफ करे दाराम तौबा तौबा करते बोला, जबकि तूने इस 2 बच्चों की माँ के साथ खूब मजे करे होंगे। वो उसको देखता हुआ रह गया था, कितना बदल रहा था वो। यार वो झूठ बोल रही है सिर्फ बचने के लिए, हालांकि वो 2 बच्चों की मम्मा लगती नहीं है। दाराम पुरसोच अंदाज में बोला था, तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे सच बोलेगी? जामिर को बिल्कुल भी पता ना था कि वो इतना बेवकूफ है। बाढ़ में जाए वो लुत्फ लेते हुए बोला था। अगले दिन अदील साहब और तानिया बेगम लाहौर के लिए रवाना हो गए थे। यार एक बात बताओ, वजिया उसको लेकर कार पोर्च में आई थी। बोलो, हयाम कार में बैठते हुए बोलती। इस वक्त वजिया के साथ चुनी जा रही थी। इस दौर में अगर कोई किसी की मदद करता है तो हम क्या उसे एक शुक्रिया पे ही चलता कर देते हैं? स्टीयरिंग पर हाथ जमाए वो तासर से बोलती। नहीं, उसे हम डिनर पर इनवाइट करना चाहिए। हयाम हंसी थी। है ना, मैं भी यही कह रही हूँ। वजिया गाड़ी स्टार्ट करती जरा मुतमिन सी हो गई थी। अरे मजाक कर रही हूँ मैं, शुक्रिया के अलावा क्या अब उसे घर लेकर आए? अब मदद की है तो ठीक है, हमने थोड़ी कहा था कि मदद करो। वो काफी हल्के अंदाज में बोलती, जबकि वजिया के हाथ स्टीयरिंग पर से हटे थे, अब उसको देखने लगे थी। आई मीन, मुझे पहली दफा लगा कि तुम कितनी रूड हो। मैं फिर भी मजाक कर रही हूँ। अगर कोई हमारी मदद करता है तो उसके साथ बहुत ही आजाना तरीके से पेश आना चाहिए। हयाम अब ठीक से बोलती और विजया उसे इस तरह देख रही थी कि ना चाहते हुए भी वो हंसी थी। यार मतलब हद हो गई है। शुक्र तुमने बता दिया, वरना पूरी ड्राइविंग के वक्त यही सोचती रहती। वजिया दोबारा गाड़ी स्टार्ट करती हुई फ्री ऑफ टेंशन हुई थी। इब्रा शाम के बताए हुए वक्त तक वो तैयार हो गई थी। शीशे के सामने खड़ी जल्दी जल्दी वो बालों को सुझा रही थी। वैसे भी उसके बाल कोई इतने खास नहीं थे कि ज्यादा वक्त लगता। पूछ पर सीधे बाल छोड़कर अब वो चेहरे को मेकअप की राइसू से फैज़याब करने लगी थी। ब्लू छोटी सी कुर्ती में सफेद जीन्स पहने वो ब्लैक दुपट्टा गले में डाले वो बिल्कुल तैयार कर थी। खुद को एक नजर शीशे में देखकर वो मुतमिन हुई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मुस्कुराई थी। मोबाइल उठाकर वो किचन की तरफ गई थी जहाँ पर इब्राहिम साहब चीजें मैनेज कर रहे थे। मैं कर लूंगी ये बाबा, वो उनसे ट्रे लेती छीनते हुए अंदाज में बोलते। तुम्हारी तैयारी बर्बाद होगी फिर। उसको देखा मुस्कुराते हुए बोलते, क्या लड़का भी आएगा बाबा? वो शर्माते हुए मजाक बड़े हुए लहजे में गोया हुई थी। नहीं, वो मुझसे मिल चुका है पहले ही। वैसे एक बताओ, कल तक तो काफी डिप्रेस थी, अब लड़के का पूछ रही हो? हाँ, कल रात ही जाकर मैंने पूरी रात यूट्यूब पर शादी के फवाद चेक किए हैं, मूवीज देखी हैं। अब मैं जरा मोटिवेट हो गई हूँ। वटवटा गले में ठीक करते हुए अपने कारनामे बताती। मतलब तुमने रात जाग कर गुजारी है? कितने सर्कस हो रहे हैं? तभी उसका चेहरा बागोर देखते हुए बोलते, कंसीलर से छुप जाते हैं ये बड़े बड़े सर्कल्स, लेकिन आपको कहाँ ये जनाना चीजें पता होंगी? मुझे पता है मेरी बेटी बहुत ही बड़ी हो गई है। आप बिल्कुल चुप। वो कभी भी कम नहीं बोलती थी, जबकि उसके पास हर सवाल का जवाब मौजूद होता था। वो जबरदस्ती उसे चुप करवाते थे। बाबा एक बात बोलूं? वो जब्त करती मुस्कुराहट छुपा कर बोलती, मेरे बोलने पर चुप हो जाओ कि क्या? वो नाराज नजर से उसको देते हुए बोलते, अगर चुप रही तो आपके मेहमान बाहर खड़े खड़े थक जाएंगे। अगर आपको मैंने ये नहीं बताया कि डोर बेल की आवाज मुझे सुनाई दी है। वो उतराते हुए चिप्स का टुकड़ा मुंह में रखते हुए बोलती, चलो मेरे साथ फिरा। वो उसका हाथ थाम कर गेट की तरफ लेकर गए थे। अंकल आंटी आप। जब वो उन्हें पानी के गिलास तरफ कर चुकी थी, सोफे पर बैठ कर हैरानगी से उनको देखने लगी थी। वो दोनों तो प्री प्लान्ड आए थे, लेकिन सामिया के लिए ये एक सरप्राइज था। जी क्यों, आपको हम अच्छे नहीं लग रहे? अदील साहब अपने बेटे की पसंद पर रश कर उठे थे तो उन्होंने अपनी ही मर्जी की थी। नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरा मतलब है कि हयाम जामिन भाई नहीं आए। हयाम की स्टडीज का गैप हो जाता तभी वो नहीं आई, जबकि जामिन कराची में है। उसके तफसीली बताने लगे थे। भाई साहब आपने हयाम को तो पूछा ही होगा सामिया से, वो हमारे बेटे के साथ बहुत ही खुशगवार जिंदगी गुजारी है और अब हम अपने दूसरे बेटे के लिए आपकी बेटी को चूज किया है। इफ यू डोंट माइंड तो आप हमें जॉब देंगे? तानिया बेगम इब्राहिम साहब से बोलती। एक नजर अदील हमदानी ने उन्हें देखा था। घर पर तो बहुत ही रूड बन रही थी और अब सबसे पहले खुद ही सब कुछ कह भी गई थी। मैंने तो हाँ कब की कर दिया, बस आप दोनों से मिलना चाहता था ताकि तसल्ली हो जाए। इब्राहिम साहब उन्हें बातों ही बातों में हाँ भी कर चुके थे, जबकि सामिया उलझन अमीद नजर से इन तीनों नफूस को देख रहे थे। उनका दूसरा बेटा कौन था उसे नहीं पता था। वो किस दूसरे बेटे की बात कर रहे थे उसे नहीं समझ आ रहा था। हयाम के वलीमे पर तो ना था। उसे याद आया था, क्या वो धराम की बात करते? उसकी रीढ़ की हड्डी में एकदम उसका सोचकर सुनसरी से तोड़ गए थे। नहीं, वो तो जामन भाई का दोस्त है ना, वो कहाँ उनका भाई है? एकदम उसने खुद को तसल्ली भी दी थी। सामिया डिनर लगा दो बेटा। जी बाबा, उनको कहने पर उठ गई थी और वहां से चली गई थी। दाराम हमारा ऑफिशियली बेटा तो नहीं है, लेकिन दाराम मेरे भाई का एक ही बेटा है और उसके पेरेंट्स बचपन से ही अब्रॉड में शिफ्ट हो गए थे, जबकि वो हमारे साथ ही रहता आया है बचपन से।
جبکہ ابراڈ میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ مزید پاکستان کا ہو کر آ گیا تھا، ورنہ وہ ابھی یورپ میں ہوتا۔ ضامن اس کی پرورش ہم نے ساتھ تو بالکل ایک جیسی کی ہے۔ پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ضامن کے گہرے اور بہترین دوست ہیں۔ باقی تو دارام نے سب بتا دیا ہوگا کیونکہ وہ کافی ایکٹیو ہے، رسپانسیبل۔ عدیل صاحب نے انہیں تفصیلی بتا رہے تھے، جی میں اس سے مل لیا ہوں، لیکن آپ اسے ساتھ نہیں لائے، وہ موسٹلی کراچی میں ہی ہوتا ہے نا، چونکہ ان کی ڈیوٹی وہیں پر ہے، ابھی بھی وہیں پر کراچی میں ہے۔ کوشش ہے کہ دونوں کا ٹرانسفر اسلام آباد میں ہی ہو جائے یا ہم لوگ کی کراچی میں شفٹ ہو جائیں، ورنہ میرے دونوں بیٹے تو سفر میں ہی عادی ہو جائیں گے، کبھی کراچی، کبھی لاہور، تو پھر کبھی اسلام آباد۔ عدیل صاحب کو اندازہ تھا پا میں کتنی مشکل ہونے والی تھی انہیں۔ اچھی بات ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ سکے تھے، بھائی صاحب اب آپ نکاح کی ڈیٹ دے دیں، کیونکہ ہمارے ہاں منگنی جیسے فنکشن نہیں ہوتے، باقی ہم چاہتے ہیں تو آفیشلی شادی کی ڈیٹ ہے، لیکن اگر آپ مناسب نہ سمجھے تو نکاح ہی صحیح۔ آپس کا مشورہ کر کے ان نے ایک ہفتے بعد کی ڈیٹ فکس کی تھی۔